भारत और पाकिस्तान दोनों इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ईपीआई ने जो बताया है वो बेहद खतरनाक है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भारत और जापान हटा और अब भारत और जापान की जगह नए देश आए। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है और ये मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ेगी। भारत के लिए दो मुश्किलें सामने आ रही है और एक मुश्किल यूरोप से निकलकर सामने आ रहा है। एक तरफ ईपीआई ने, जो कि एक अमेरिकी संस्था है, इसने एक रैंकिंग जारी कर दी है और इस रैंकिंग के जारी करने के साथ ये बता दिया है कि दुनिया भर में जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण में कौन सा देश कहां पे स्टैंड करता है। आपको बता दें, सबसे पहली गलती तो ये है कि 70 साल बाद आज जब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तब ये रुकावटें सामने आ रही है। जो हमारे पहले के शासक थे उन्होंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे अमेरिका तेजी से अपने आप को बढ़ा रहा है, चीन तेजी से अपने आप को बढ़ा रहा है, वैसे हम भी बढ़ा ले। विकसित देशों ने उस वक्त का इस्तेमाल किया, पर्यावरण से लेके हर चीज का इस्तेमाल किया और आज वो डेवलप्ड हो गए पूरी तरीके से। तो अब पर्यावरण पर ज्ञान देने लगे। बात भी कहीं न कहीं सही है, पर्यावरण पे हो रहे प्रभाव का दुष्प्रभाव अब दुनिया भर को दिखने भी लगा है। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि भारत जैसा देश जो विकासशील देश है, अभी व्यापार में अपने आप को ला ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन ही रहा है। उसके लिए समस्या ये है कि अगर वो पर्यावरण को देखता है तो फिर उसकी व्यापारिक गतिविधियां पड़ जाएगी धीमी, और व्यापारिक गतिविधियां अगर धीमी पड़ती है मतलब कि उसके देश का विकास हो जाएगा धीमा। पर फिर भी ये जरूरी तो है। अब भारत सरकार रुकेगी नहीं और ट्रेड करेगी। ट्रेड करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी। पर जो रैंकिंग आई है वो रैंकिंग डराने वाली रैंकिंग है और इसका असर भी आपको बताएंगे किस तरीके से पड़ रहा है। जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में जो ईपीआई रैंकिंग है यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, इसमें 180 देशों के लिए रैंक जारी किया गया और 180 देशों में भारत सबसे नीचे में है। पाकिस्तान थर्ड लास्ट है, यानी भारत से फिर भी ठीक ठाक पोजीशन में 170, जबकि भारत 180। चीन को मिली है 168 की रैंकिंग। मतलब इस रैंकिंग में यही बताया गया है कि एशियाई देश प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एशियाई देश अभी ही बढ़ने के लिए आगे आए हैं। यूरोपीय देश हो, पश्चिमी देश हो, इन्होंने पहले से ही अपने आप को बढ़ाया और पर्यावरण का ठीक ठाक इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये देश, एशियाई देश अब बढ़ रहे हैं तो सारी गलती इनके ऊपर थोपी जा रही है। भारत सरकार ने ग्लासगो मीटिंग में बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम नई ऊर्जा की स्रोतों पर निर्भर करेंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें फंड दो। आपने प्रकृति का दोहन किया और आप आज विकसित हो चुके हो, हम विकसित करने वाले हैं, तो हमें फंड तो चाहिए होंगे जिसके आधार पर हम भी आगे बढ़े। आगे बढ़ने का हक हमें भी है। लेकिन आप देखिए, इसका असर भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर पड़ रहा है। जो पाकिस्तान का कई इलाका है जैसे कि चेलिस्तान एक रेगिस्तान वाला इलाका है पाकिस्तान का, जहां मवेशी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि इन्हें न तो पानी मिल रहा है न ही चारा मिल रहा है। ये वो इलाके हैं पाकिस्तान के जहां जनता ज्यादातर निर्भर करती है मवेशियों के ऊपर, और यहाँ घर कम मिलेंगे, आम लोग कम मिलेंगे, लेकिन मवेशियों की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी। अब मवेशी यहाँ लगातार मारे जा रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत बड़े बड़े इलाकों में सूखा पड़ गया है, यहाँ पर पानी नहीं है, मवेशियों को बहुत दूर ले जाना पड़ता है और बहुत दूर ले जाने के क्रम में गर्मी से, हीट वेव से ये वहीं पर मर जाती हैं, बैठ जाती हैं। बड़ी संख्या में लॉस हो रहा है। और जहाँ पाकिस्तान के इस इलाके में ये हाल है तो वहीं भारत के जैसलमेर इलाके में भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ भी तालाब सूख रहे हैं, पानी का इंतजार हो रहा है। गवर्नमेंट पाइपलाइन
पाइपलाइन के जरिए यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई इलाकों में पाइपलाइन फट जाता है, जिसकी वजह से तरीके से पानी नहीं पहुँच रहा है। इन्वायरमेंट का असर, जलवायु परिवर्तन का असर देखने को तो अब मिल रहा है भारत के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी। अगर इसका जल्द से कोई उपाय नहीं किया गया तो दोनों ही देश एशिया में बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी से बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, और यूएनएससी की ये खबर भारत के लिए सही नहीं है। वैसे भारत काफी लंबे से संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म्स की मांग करता आया है। दरअसल जो ये 5 देश वीटो का अधिकार लेकर बैठे हैं, ये अपने वीटो का अधिकार हर हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। भारत अफ्रीकी देशों सहित खुद के लिए भी ये चाहता है कि परमानेंट मेंबरशिप मिले। अब ये जो देश हैं, ये परमानेंट मेंबरशिप देने को तो तैयार हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आपको वीटो नहीं देंगे। जब आप जो ही नहीं दोगे तो परमानेंट मेंबरशिप देने का क्या फायदा हुआ। दरअसल 5 देश हैं जो शक्तियों को अपने पास रखना चाहते हैं, किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, और यही चीज यूएन को रिफॉर्म करने से रोक रही है। हालांकि जब जापान पहुंचे थे क्वाड मीटिंग के लिए बाइडेन, तब बाइडेन ने जापान को यह आश्वासन दिया था कि हम आपको परमानेंट मेंबरशिप के लिए बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। ऊपर से ये देश भले कह देते हैं कि हम आपको परमानेंट मेंबरशिप देने का समर्थन करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी समर्थन किया, फ्रांस ने भी समर्थन किया, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीन यहाँ पर आकर भारत का विरोध कर देगा, और ये असल में खुद भी नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कुछ हो। जापान को कहने के बावजूद और भारत को आश्वासन देने के बावजूद कोई फायदा होने वाला नहीं है। दरअसल आपको बता दें, जो यूएनएससी है, जिसे मुख्य रूप से यूएन का सबसे मजबूत अंग माना जाता है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। वहीं 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिन्हें चुना जाता है जनरल असेंबली के द्वारा, और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 5 ऐसे हैं जिनका चुनाव 2 साल के लिए होता है हर बार, और इसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है, जिस चुनाव प्रक्रिया के तहत इन देशों को चुना जाता है। 193 देश हैं टोटल। इन 193 देशों में से 5 नॉन परमानेंट मेंबर को चुनने के लिए प्रॉपर चुनाव होता है, और ये चुनाव हुआ गुरुवार को, जिस चुनाव के जरिए यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को चुना गया 2022 के कार्यकाल के लिए। और आपको बता दें, ये देश अगले साल 1 जनवरी से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं। भारत 2022 तक के लिए इस पद के लिए चुना गया था, और अब भारत को इंतजार करना पड़ेगा। नॉन परमानेंट मेंबर के होने के साथ साथ कुछ शक्तियां भी आती हैं। से भारत ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाइयां भेजी हैं। ऐसे आपको क्या लगता है, यूएन में रिफॉर्म होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।